नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में इल्तुतमिश के बाद व बलबन से पूर्व के दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो शासक बनता है वो होता है रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बैराम शाह अगले शासक बने जिनका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। मुइजुद्दीन बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना 1242 से 1246 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। इनके बाद आज के वीडियो में जो जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गयासुद्दीन बलबन, जो कि नासरुद्दीन महमूद की जब 1266 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो जाती है तो चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः जो नेक्स्ट जो शासक बनता है वो है गयासुद्दीन बलबन। विद्यार्थियों, आज हम गयासुद्दीन बलबन के प्रारंभिक जीवन, नायब के रूप में बलबन की उपलब्धियां तथा बलबन शासक के रूप में बलबन की जो प्रारंभिक समस्याएं थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन का प्रारंभिक जीवन। बलबन, जिसका जन्म तुर्किस्तान में इल्बरी कबीले के तुर्क सरदार के यहाँ हुआ था, बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन के जो पिता थे वो इल्बरी तुर्कों के 10,000 परिवारों का खान था, परंतु किशोरावस्था में बलबन मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दास के रूप में बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को मंगोलों ने बेच दिया। जमालुद्दीन बसरी के यहाँ ही बलबन की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई। 1232 ईस्वी में ख्वाजा दिल्ली आया और साथ में बलबन को ख्वाजा लेके आया दिल्ली, और इसी दौरान 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद बलबन को खरीद लिया। बलबन ने अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से इल्तुतमिश का ध्यान आकर्षित कर लिया और इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार अर्थात व्यक्तिगत अनुचर नियुक्त किया। बाद में बलबन को इल्तुतमिश ने चालीसा गुट में भी सम्मिलित कर लिया। रजिया के शासनकाल में बलबन को अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। चूँकि रजिया को पदच्युत करने में जो षड्यंत्र रचा गया था उस षड्यंत्र में बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, अतः रजिया के पश्चात जो सुल्तान बने थे मुइजुद्दीन बैराम शाह, उन्होंने बलबन को पुरस्कार के रूप में रेवाड़ी की जागीर प्रदान की। बैराम शाह के शासनकाल में बलबन को अमीर-ए-आखूर अर्थात अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया। 1245 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध बलबन ने शाही सेना का शानदार संचालन किया और मंगोल बिना लड़े ही भाग गए। मसूद शाह के शासनकाल में 1244 ईस्वी में बलबन को अमीर-ए-हाजिब अर्थात विशेष सचिव या राज समारोह का प्रबंधक पद पर नियुक्त किया गया और इसी दौरान बलबन को हाँसी की इक्ता भी प्रदान की गई। 1246 ईस्वी में मसूद शाह को हटाकर नासरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में बलबन ने मुख्य भूमिका अदा की थी। अतः नासरुद्दीन के शासनकाल में जो बलबन था वो उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। नासरुद्दीन महमूद का मुख्य परामर्शदाता और नाइब-ए-मुमलिकात पद पर नियुक्त कर दिया गया। बलबन को नाइब-ए-मुमलिकात अर्थात सुल्तान का संरक्षक। नासरुद्दीन महमूद ने जब बलबन ने अपनी पुत्री की शादी, बलबन की पुत्री थी हुज्जेदा, इसकी शादी बलबन ने 1249 ईस्वी में
नासरुद्दीन महमूद के साथ कर दी, तो नासरुद्दीन ने बलबन को उल्लुग खान की उपाधि और नाइब ए ममलिकात का पद प्रदान किया। और 2 वर्ष 1253-54 ईस्वी को छोड़कर जब इमामुद्दीन रेहान नामक भारतीय मुस्लिम अमीर ने एक षड्यंत्र के द्वारा बलबन के विरुद्ध सुल्तान को भड़का दिया और बलबन को नायब के पद से हटना पड़ा था 2 साल 1253-54 ईस्वी में। इन 2 वर्षों को छोड़कर नासरुद्दीन की मृत्यु तक बलबन इसी पद पर बना रहा। नायब के रूप में बलबन के कार्य। नायब के रूप में बलबन ने ग्वालियर, चंदेरी तथा मालवा के अंतर्गत जो हिंदू विद्रोह हुए उन हिंदू विद्रोहों का दमन किया। मंगोलों के आक्रमणों को रोककर जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है उसकी सुरक्षा की और बंगाल पर जहाँ के सूबेदार तुगन खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी उस पर पुनः अधिकार स्थापित किया। बलबन के उच्च पद पर आसीन होने के कारण तुर्क और ताजिक अमीरों के बीच उसके प्रति विरोध उत्पन्न हो गया था और इस विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो था बिहार का गवर्नर कुतलुग खान, जो कि चिहलगानी दास अधिकारियों में सर्वाधिक वरिष्ठ था। तुर्क अमीरों के प्रयासों के कारण 1253 ईस्वी में बलबन को नायब पद का त्याग करना पड़ा और अपने इक्ता में वापस चले जाने का आदेश दिया गया। इसी दौरान पहले तो बलबन झांसी चला गया और उसके बाद नागौर में अपने इक्ता से पुनः अपना जो नायब का पद है वो प्राप्त करने का बलबन ने प्रयास किया। इसी दौरान बलबन ने रणथंभौर पर असफल छापा मारा और वहाँ का जो शासक था राय बहार देव उसके समय रणथंभौर अभियान करके वहाँ अपार संपत्ति लूटने में सफल हुआ तथा इसी दौरान बलबन ने तुर्क अमीरों के साथ संधि वार्ता भी शुरू कर दी। सत्ता में वापसी के बाद बलबन ने युवा सुल्तान को छत्र जो शाही चंदोबा होता है वो अपने सुपुर्द करने हेतु विवश किया। बलबन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। शासक के रूप में बलबन। नासरुद्दीन महमूद की जब 1266 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार रोगग्रस्त होने के कारण या किसी बीमारी के कारण शायद नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद चूंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः बलबन बिना किसी विरोध के सुल्तान के पद पर आसीन हो गया। इस दौरान बलबन ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन की उपाधि के साथ बलबन सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ और बलबन ने बलबनी नामक एक नए वंश की नींव रखी। सुल्तान के रूप में बलबन की जो प्रारंभिक समस्याएं थी वो इस प्रकार है। बलबन के समक्ष जो सर्वप्रथम समस्या थी वो थी सल्तनत का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद बार बार होने वाले विद्रोह तथा सुल्तानों के पतन से राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ चुकी थी और राजकोष रिक्त पड़ा था और जो सैन्य व्यय है वो भी बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो प्रांतीय हाकिम थे उन्होंने स्वेच्छा से वार्षिक जो कर है वो भेजना बंद कर दिया था तथा इल्तुतमिश के कई जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भोग विलास पर काफ़ी धन है वो व्यय कर दिया था। बर्नी लिखता है कि राजकीय कोष खाली हो गया था, शाही दरबार में धन तथा घोड़ों का अभाव हो गया था। बलबन की जो दूसरी जो समस्या थी बलबन के समक्ष वो थी चालीसा गुट की शक्ति का अंत करना। जो चहलगानी तुर्कान चहलगानी गुट था उसकी शक्ति का अंत करना बलबन के समक्ष दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि ये जो चालीसा दल था वो अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गया था तथा यह गुट विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगा था तथा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों को बनाने और बिगाड़ने में इस दल ने एक प्रमुख भूमिका अदा की थी। बलबन स्वयं भी इस दल का
सदस्य और नेता रह चुका था, अतः वह दल की शक्ति और महत्वाकांक्षा से परिचित था। इसलिए नायब के पद पर कार्य करते हुए उसने दल के अनेक सदस्यों का सफाया कर दिया था और कुछ अपनी मौत से मर गए थे। फिर भी जो बच गए थे वे किसी भी समय सिंहासन पर अधिकार जमाने का षड्यंत्र रच सकते थे। बलबन के सम्मुख जो तीसरी जो समस्या थी वो थी मेवातियों और दोआब के राजपूत भूमिपतियों की लूटमार को रोकना, क्योंकि उनकी गतिविधियों से चारों तरफ आतंक व्याप्त हो गया था। डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि वे लोग दिन दहाड़े राजधानी में घुसकर लूटमार करते और स्त्रियों से आभूषण और वस्त्र उतरवा लेते थे। उनके दावे सल्तनत के लिए एक गंभीर चुनौती हो गई थी। बलबन के सम्मुख जो चौथी समस्या थी वो थी राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति का पुनरुत्थान। सल्तनत की सुरक्षा के लिए राजपूतों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। नेक्स्ट है मंगोलों के आक्रमण। मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर जो सीमा थी उसको सुरक्षित बनाना भी बलबन के समक्ष एक बड़ी समस्या थी। दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने मंगोलों से सांठगांठ करके समस्या को और जटिल बना दिया था। अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। इल्तुतमिश के जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए उनके शासनकाल में तुर्की अमीरों ने सुल्तान के अधिकांश अधिकार हस्तगत करके सुल्तान को नाममात्र का सुल्तान बना दिया था। परिणाम स्वरूप जो जनता थी उनके दिल में सुल्तान का भय और आतंक जाता रहा, तो ताज के प्रति निष्ठा की भावना भी समाप्त हो गई थी, जिससे संपूर्ण प्रशासन लड़खड़ा गया। प्रोफेसर हबीबुल्ला का मानना है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की मर्यादा कायम करने की केवल रूपरेखा ही तैयार की थी। उसको पुनर्जीवित करने और उसकी स्थिति को पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य सुल्तान बलबन को करना था। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करके शांति एवं व्यवस्था का वातावरण बनाना भी जरूरी था। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए बलबन ने साम्राज्यवादी नीति को त्याग कर मौजूदा साम्राज्य को ही सुसंगठित करने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।